जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए लेकर माँ बाप का सपना पूरा करने वाली सीरीज। दोस्तों आज की सीरीज में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज होगी आज की। सारे सवालों को दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आप सारे सवालों को अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। 100% दोस्तों आज की स्लाइड से आपकी परीक्षा में सवाल आएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2 फरवरी को, 1 मई को, 11 जुलाई को या 16 मार्च को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई बहनों। आपको बता दें विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी देते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें 1971 में, कब, 1971 में रामसर समझौता हुआ। रामसर समझौता होता है। और दोस्तों रामसर कहाँ पर स्थित है, ये ईरान में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे ये डेट पूछी जा सकती है, आपसे ये स्थान पूछा जा सकता है। दोस्तों एसएससी बहुत डीप सवाल पूछता है, इसीलिए दोस्तों आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए हर सवाल की। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 75। वर्तमान समय में भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। और दोस्तों उसमें से सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है तो आपको नोट करके रखना है तमिलनाडु। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल होगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों पहले इसका उत्तर हुआ करता था उत्तर प्रदेश, लेकिन दोस्तों अब इसका उत्तर चेंज हो चुका है। अब दोस्तों भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस। मजदूर दिवस ये दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है, 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस। इसको भी आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पूरी स्लाइड से जितने सवाल मैंने बताए सारे सवालों को आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न, आप चौंक जाएंगे इसका उत्तर सुनकर। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे थे कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये प्रमाणित, यानी कि दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास होगा। यह दोस्तों प्रमाणित होने से पहले रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इसको प्रमाणन दे दिया गया है भारत का 53वें टाइगर रिजर्व को लेकर। तो दोस्तों आपको याद में रखना है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये दोस्तों कौन सा है, 52वें क्रम का है और कहाँ पर है, बूंदी राजस्थान में। राजस्थान का एक शहर है बूंदी, वहाँ पर दोस्तों स्थित है। इसको आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान। इसको आप नोट कीजिएगा सारे सवालों को। और पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में चीते लाए गए हैं, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप कमेंट करके बताएं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते कहाँ से मंगाए गए हैं। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर देंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। मृणालिनी श्रीवास्तव को किया गया है, भारती दास को किया गया है, गीतांजलि श्री को किया गया है, चारुदत्त मिश्र को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको नंबर दिला सकते हैं। जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका नया निदेशक किसको बनाया गया है।
दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका नया निदेशक किसको बनाया गया है, तो आपको नोट करके रखना है ये दोस्तों मृणाली श्रीवास्तव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। भारती दास ये दोस्तों कौन बनी है, तो इनको आपको नोट करके रखना, CGA। कौन दोस्तों, CGA ये दोस्तों बनाई गई है भारती दास। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, CAG कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये दोस्तों अलग होता है और CGA ये अलग होता है। वर्तमान समय में दोस्तों CGA कौन है दोस्तों, तो भारती दास हैं। और दोस्तों वर्तमान समय में CAG कौन है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इसको भी आपको पता होना चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये आप नोट करके रखें। और दोस्तों इनका अनुच्छेद कौन सा होता है, इनका अनुच्छेद होता है 148, इसको भी आपको पता होना चाहिए। गीतांजलि श्री दोस्तों इसका क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। चारुदत्त मिश्र इनको दोस्तों व्हिटली अवार्ड मिला है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। और किसके संरक्षण के लिए किया गया है, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों आपको बता दें ये CGA और CAG बहुत ही कन्फ्यूजन भरे सवाल हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, नई दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, गुजरात में होगा, हैदराबाद में होगा, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और दोस्तों करंट अफेयर, GK, स्टैटिक GK सारा संगम यहाँ पर मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो आपको नोट करके रखना है, इसका आयोजन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। इसको आपको ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। गुजरात, गुजरात में दोस्तों आप क्या रखेंगे, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है, जामनगर गुजरात में स्थित है, जामनगर, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हैदराबाद, हैदराबाद में दोस्तों क्या मशहूर है, दोस्तों आपको एक सवाल बताता हूँ हैदराबाद से, हैदराबाद और मुंबई, हैदराबाद और मुंबई दोस्तों इन दोनों को वर्ल्ड ट्री सिटी, क्या दोस्तों, वर्ल्ड ट्री सिटी, वर्ल्ड ट्री सिटी के दोस्तों अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया, किसको दोस्तों, हैदराबाद और मुंबई को। पहले दोस्तों केवल हैदराबाद ही शामिल था, लेकिन दोस्तों अब मुंबई भी शामिल हो चुका है, इसको भी ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ विजेता कौन है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसके ऊपर आप डालिएगा कि आपकी परीक्षा में छपेगा ये सवाल 100%। इस स्लाइड से दोस्तों आपको आज एक नंबर दिलाने वाला हूं मैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का पदक तालिका में शीर्ष विजेता कौन है। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन ऐसे ऑप्शन सेट किए गए हैं कि आपसे 4 सवाल आपको बताए जा सकें। दोस्तों आपको बता दें 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो आपको नोट करके रखना है ये सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और दोस्तों इसके अंदर सेकंड स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र, थर्ड स्थान पर कौन है, हरियाणा। ये तो रही दोस्तों इसकी रैंकिंग की बात। अब दोस्तों आपको बताएं 36वें राष्ट्रीय खेल इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, गुजरात, गुजरात। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या था इस खेल का, सावज, सावज इसका शुभंकर था। अब दोस्तों आपसे बात करें कि 37वें कहाँ होंगे, दोस्तों 37वें क्रम के कहाँ होंगे, तो आपको नोट करके रखना है 37वें राष्ट्रीय खेल इसका आयोजन होने वाला है गोवा के अंदर। आप देख रहे हैं दोस्तों एक सवाल से मैंने आपको 5 से 6 सवाल बताए जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपसे दोस्तों SSC में ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, और ये तो पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, आप लिख के रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर हरियाणा। दोस्तों 37वें क्रम के कहाँ होंगे, गोवा के अंदर होंगे। 36वें क्रम के कहाँ हुए, गुजरात में। इसका शुभंकर क्या था, सावज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि
परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आप सवाल देखकर इसका उत्तर समझ चुके होंगे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये आईआईटी गुवाहाटी, और गुवाहाटी कहाँ पर है? असम। और दोस्तों असम का पुराना नाम क्या था? तो आपको पता है, कामरूप। आप दोस्तों सवाल देखकर इसका उत्तर बता सकते हैं। अब दोस्तों मेन क्या है, इसके ऑप्शंस ऐसे सेट किए गए हैं जो दोस्तों आपको नंबर दिलाएंगे। आईआईटी मद्रास, बहुत ही महत्वपूर्ण। 5G टेस्ट बेड। अगर आपसे कहा जाए कि 5G टेस्ट बेड दोस्तों किसकी सहायता लगी है, तो आपको कहना है आईआईटी मद्रास। दोस्तों आईआईटी खड़गपुर, तो आपको दोस्तों परम शक्ति याद रखना है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी खड़गपुर। अब दोस्तों आपका सबसे बड़ा सवाल बनता है, इसको याद कैसे करें? आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यानी कि दोस्तों खड़क सिंह जो है बहुत ही शक्तिशाली इंसान होगा, बहुत ही दमदार आदमी होगा, तभी दोस्तों उसका इतना डर है। तो खड़क सिंह कैसा इंसान है? परम शक्तिशाली इंसान है। तो आपको याद रखना है खड़गपुर, खड़क सिंह, परम शक्ति। इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कीजिएगा। आईआईटी रुड़की, दोस्तों ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है, रुड़की। तो और उत्तराखंड में दोस्तों क्या है? गंगा जी। तो यह परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? आईआईटी रुड़की में। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं तीनों के तीनों। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन बना है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से फिर छपेगा सवाल। कैंप गोड़ा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, लेह एयरपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो आपको नोट करके रखना है वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, लेह एयरपोर्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लेह लद्दाख। इसको आप ध्यान में रखें। कैंप गोड़ा एयरपोर्ट, दोस्तों आपको बता दें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला है? भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, इसका दोस्तों पुरस्कार किसको मिला है? कैंप गोड़ा। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ये क्यों दोस्तों चर्चा में आया? पहला एयरपोर्ट दोस्तों है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है जल्दी से बताइएगा कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। ये सवाल मैंने दोस्तों कल की प्रैक्टिस सेट में या परसों की प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों, अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां आयोजित होगी? बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न। नई दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, गांधीनगर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित होगी, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, ये नई दिल्ली में होने वाली है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। एकमात्र ऐसी संस्था है दोस्तों, एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट में याद कीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों स्थान ना देकर आपको केवल राज्य का नाम दे देगा, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ग्रेन एटीएम, अगर पूछा जाए भारत का फर्स्ट ग्रेन एटीएम ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है?
तो आपको कहना है दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा। लखनऊ में दोस्तों क्या क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, और दोस्तों गन्ना अनुसंधान केंद्र, और दोस्तों क्या है, पैरा बैडमिंटन अकादमी। और एक चीज़ दोस्तों अभी हाल ही में अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, जल्दी से बताइए कमेंट कर कर, जो खून को साफ करने की दोस्तों एक मशीन लगाई गई थी, जल्दी से उस मशीन का नाम आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपसे सवाल है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश के दोस्तों लखनऊ के अंदर एक मशीन का विकसित की गई है, उसमें दोस्तों 15 मिनट के अंदर 4 यूनिट ब्लड प्यूरिफाई किया जाएगा, उसको शुद्ध किया जाएगा। उस मशीन का नाम आपको कमेंट करके बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? भाई बहनों आपको बता दें, मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको नोट करके रखना है, ये केरल से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बात करते हैं। तमिलनाडु, यहाँ पर क्या स्थित है? डुगोंग संरक्षण केंद्र। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। और डुगोंग क्या है? ये एक समुद्री गाय है। और कैसा जो जीव है? ये स्तनधारी है, ये महत्वपूर्ण है। आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा गया था एक बार, स्तनधारी। दोस्तों आपसे सवाल दिया गया था कि डुगोंग है, और 4 ऑप्शन दे दिए थे दोस्तों, स्तनधारी, और भी दोस्तों 3 तरह के ऑप्शन थे। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों ये कौन है? स्तनधारी समुद्री गाय है। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना कहाँ की है? केरल की है। और दोस्तों आपको बताएं, तमिलनाडु से आप एक चीज़ और याद रखिएगा, T+2 अवार्ड किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के रूप में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। इसको T+2 अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर ली होगी। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में फ्री कोचिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों आपको बता दें, चिरंजीवी योजना और दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड, ये दोनों ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना दोस्तों 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोस्तों राजस्थान की ही योजना है। और प्रोजेक्ट बोल्ड दोस्तों बांस की खेती को बढ़ावा देना, ये भी राजस्थान की ही योजना है। इन दोनों सवालों को भी आपको याद में रखना है। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? बुरहानपुर, मोढेरा, कुनरिया या चंबा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? दोस्तों ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है। आपका सही जवाब हो जाएगा मोढेरा। और मोढेरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। बुरहानपुर दोस्तों पहला हर घर जल वाला जिला, हर घर जल वाला प्रमाणन जिला। दोस्तों पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर। लेकिन दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है, अगर पहला आपसे राज्य पूछा जाता है हर घर जल वाला, तो आपको गोवा ये याद रखना है। अगर आपसे दोस्तों यूटी पूछी जाती तो आपका जवाब होना चाहिए अंडमान निकोबार। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों मोढेरा आप नोट करके रखिएगा, बुरहानपुर इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 13 फरवरी को, 16 सितंबर को, 31 अक्टूबर को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है या 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। दोस्तों 13 फरवरी इसको क्या मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस।
ये दोस्तों कब मनाया जाता है तो आपको नोट करके रखना है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कर छाप दीजिएगा। और दोस्तों 16 सितंबर आपको सबको पता है O3 यानी कि ओजोन परत का संरक्षण। ये दोस्तों 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। अगर इंग्लिश में इसका नाम पूछे तो आपको याद में रखना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। 31 अक्टूबर इसको क्या मनाया जाता है दोस्तों, एकता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि हमारे भारत के लौह पुरुष, दोस्तों इनका जन्मदिन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी कि एकता दिवस। इसको भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे सवाल दोस्तों क्या पूछा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके दोस्तों जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इसको आप नोट करके रखिएगा। सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस से संबंधित एक सवाल और याद रखिएगा। दोस्तों विश्व वन केवल वन्य जीव, अगर आपसे पूछे वन्य जीव बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना, विश्व बैंक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है। पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा, विश्व बैंक। और किसके लिए किया गया है, अफ्रीका के काले गैंडों के लिए किया गया है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से एक एक सवाल को सुना होगा, एक एक सवाल को नोट किया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड थी ये। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने। विश्वास स्वरूपम का संबंध किस देवता से है, बताइएगा। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, माता दुर्गा। दोस्तों करंट अफेयर का ऐसा सवाल है जो दोस्तों एसएससी आपको ऐसे एसएससी आपसे इस तरह से पूछेगा, जल्दी से बताइएगा। विश्वास स्वरूपम का संबंध किस देवता से है, भगवान शिव जी से है, भगवान विष्णु जी से है, भगवान इंद्र से है या माँ दुर्गा से है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें विश्वास स्वरूपम का संबंध किस देवता से है, तो आपको नोट करके रखना है, ये भगवान शिव की है। दोस्तों अभी हाल ही में विश्वास स्वरूपम नाम की जो शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका दोस्तों अनावरण किया गया था। कहाँ पर किया गया है, राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर, राजस्थान में किया गया है। विश्वास स्वरूपम नामक जो प्रतिमा है भगवान शिव की, और दोस्तों आपको बता दें विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसीलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर, राजसमंद। दोस्तों ये एक जिले का नाम है, वहाँ पर राजस्थान का एक जिला है राजसमंद, वहाँ पर एक जिले का नाम है दोस्तों कौन सा, राजसमंद। और वहाँ पर विश्वास स्वरूपम नाम की शिव जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों स्थान भी आप थोड़ा याद रखिएगा, नाथ द्वारा स्थान, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एसएससी आपसे कितना भी डीप जाकर सवाल पूछे, आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा यहाँ से। नाथ द्वारा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों अगर आपसे और सवाल हार्ड किया जाएगा तो दोस्तों आपकी इसकी लेंथ पूछ ली जाएगी। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, इस प्रतिमा की 369 फीट इसकी दोस्तों कुल क्या है, इसकी लेंथ है, कुल ऊंचाई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव जी की प्रतिमा है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। और कौन से स्थान पर, नाथ द्वारा स्थान पर। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 369 फीट इसकी ऊंचाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है पॉलिटी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न। राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में वर्णित है, जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 165। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों अनुच्छेद आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, तो आपको नोट करके रखना है, ये 123 में है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 213 ये दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश है। किसका दोस्तों, राज्यपाल का अध्यादेश।
राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति दोस्तों किसके अंदर है? अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति का अध्यादेश किस में है? 123 में। और भारत का एक हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये दोस्तों कौन सा? ये राज्यपाल से संबंधित है 153। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 153। अनुच्छेद 165, राज्य का सबसे बड़ा वकील दोस्तों कौन होता है? महाधिवक्ता। ये दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, उसका अनुच्छेद कौन सा? 165। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। आप दोस्तों देख रहे हैं सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ से 8 से 9 सवाल बताए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 में हुई है, वर्ष 1935 में हुई है, वर्ष 1949 में हुई है, वर्ष 1989 में हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इस सवाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से झोल हुआ है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों आपका सही जवाब क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है, ये 1907 में हुई है। ये ऑप्शन को ठीक कीजिएगा, 1907 इसको हुई है दोस्तों टिस्को की स्थापना। टिस्को की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1907 में। और ये कहाँ पर स्थित है आपको याद में रखना है, जमशेदपुर, झारखंड। और दोस्तों अगर आपसे यहाँ से एक और पूछ, साक्षी स्थान, मतलब दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, इसकी स्थापना कब हुई है? 1907 में हुई है। ये कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगर स्थान पूछा है साक्षी इसका दोस्तों स्थान है। और किस नदी के पास में? स्वर्ण रेखा नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पानी दोस्तों कहाँ से आता है इसका दोस्तों इस कंपनी के लिए, मतलब इस काम के लिए? स्वर्ण रेखा नदी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल बताए हमने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। और 1989 किसकी स्थापना वर्ष है? एफएटीएफ यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो टेरर फंडिंग को रोकने का कार्य करती है। मैंने आपको कई बार इनकी स्थापना वर्ष लिखवाए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल छपने की प्रबल संभावना है। आप एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये सीरीज ब्रह्मास्त्र साबित होगी। बस आप इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहिएगा और जितने सवाल दोस्तों यहाँ से आपको कराए जा रहे हैं सारे सवालों को आप पढ़ते रहिएगा। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार सुन भी लेते हैं तब भी दोस्तों आपको सारे सवाल रट जाएंगे। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। उड़ीसा में कौन सा है दोस्तों? आपको याद में रखना, राउरकेला परमाणु संयंत्र। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? लौह इस्पात संयंत्र। ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित। झारखंड में क्या है? बोकारो दोस्तों कहाँ पर? ये झारखंड में। छत्तीसगढ़ में भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और आपसे पूछा कि दुर्गापुरा ये दोस्तों कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा और दोस्तों सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। लगाइएगा स्टार इस परीक्षा में दोस्तों, आपकी सवाल 100% मिलेगा आपको। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है। डेनिस सुलेवन को मिला, नीना गुप्ता को मिला, गीतांजलि श्री को मिला है या डेजी रॉकवेल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। इसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएगा यहाँ से दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर से ये सवाल। भाई बहनों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में याद करके रखना है। यह मिला है गीतांजलि श्री को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों करते हैं ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। दोस्तों गीतांजलि श्री किस लिए दिया गया है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। रेत समाधि, रेत समाधि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, रेत समाधि का दोस्तों इंग्लिश ट्रांस वर्जन, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया है, डेजी रॉकवेल। और क्या किस नाम दिया, टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये दोनों सवाल बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। दूसरा सवाल, किस लिए मिला है, रेत समाधि के लिए मिला है। तीसरा सवाल, इसको दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है। चौथा सवाल दोस्तों, इसको क्या कहा गया है, टॉम ऑफ सैंड। सवाल एक है, उसमें 4 सवाल छुपे हुए हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एसएससी बहुत डीप जाकर सवाल पूछता है, इसलिए दोस्तों आपको तैयार रहना पड़ेगा हर तरह से। दोस्तों डेनिस सुलेवन, इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपकी परीक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनको मैथमेटिक्स का पुरस्कार दिया गया है। वो कौन सा पुरस्कार है, जल्दी से बताइएगा। तब तक बात करते हैं नीना गुप्ता के बारे में। नीना गुप्ता, इनको मिला है रामानुजम पुरस्कार, रामानुजम पुरस्कार इनको दिया गया है। और दोस्तों किससे संबंधित है रामानुजम पुरस्कार, तो आपको नोट करके रखना है, ये भी मैथमेटिक्स से ही संबंधित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। हमारा सवाल बनता है दोस्तों, डेनिस सुलेवन, इनको मैथमेटिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया था। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि डेनिस सुलेवन को दोस्तों किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, जल्दी से बताना है आपको कमेंट कर। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही कला एवं संस्कृति का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ग्रुप डी की परीक्षा में इस सवाल को इतनी बार पूछा गया कि बच्चों के सारे सवाल रट चुके हैं। तमिल भाषा किस वर्ष से संबंधित है, 2004, 2005, 2008, 2014। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, अपने भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कुल दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी, 6। और शास्त्रीय दोस्तों नृत्य कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं अपने 8। सबसे पहले दोस्तों आपको ये 2 सवाल याद रखने हैं। नृत्य हैं 8, भाषा हैं 6। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। भाषा है 6 और नृत्य हैं 8। उसमें से दोस्तों तमिल सबसे पुरानी भाषा है, यानी कि दोस्तों ये 2004 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे पूछा है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल, और सबसे नवीन भाषा कौन सी है, 2014, यानी कि उड़ीसा। ये देखिए तो उड़ीसा यानी कि उड़िया, उड़िया दोस्तों सबसे नवीनतम भाषा है। और सबसे पुरानी कौन सी, तमिल, 2005। ये दोस्तों संस्कृत का वर्ष है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि भाषाएं कितनी है, 6। सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल। सबसे नई कौन सी है, उड़िया। 2005 कौन सी, संस्कृत। दोस्तों आपको 6 भाषाएं पता होना चाहिए। एक तो हो गई तो तमिल, संस्कृत, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। ये दोस्तों आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 भाषाएं हो गई। मलयालम दोस्तों कहाँ की भाषा है, ये केरल की भाषा है, आपको ये भी याद में रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि यूएस और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने वाली नदी, दोस्तों यूएसए है। यहाँ पर थोड़ा आप उसको करेक्ट कीजिएगा, यूएसए यानी कि दोस्तों अमेरिका और मैक्सिको के मध्य में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, रियो ग्रैंडी नदी या नील नदी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, यूएसए और मैक्सिको इसके बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, ये रियो ग्रैंडी नदी है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, बिल्कुल सही जवाब होगा।
आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं, देखते हैं हमारे ऑप्शन से दोस्तों क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं हमारी परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से सवाल ज़्यादा बनते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सवाल करा रहा हूँ वही सवाल आपकी परीक्षा में भी आएगा, लेकिन इसकी दोस्तों पूरी गारंटी ली जाती है कि आपकी परीक्षा में ऑप्शन से सवाल बनेगा ही बनेगा। इसलिए दोस्तों आपको ऑप्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कांगो नदी, दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। किसको? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। और दोस्तों आपको बता दें, मकर रेखा, किसको दोस्तों? मकर रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना, लिम्पोपो नदी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। नील नदी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, जियोग्राफी का दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 से 5 सवाल बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्यूबा, अदिस अबाबा, कैनबरा या काहिरा? चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये अदिस अबाबा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बताते हैं आपको थोड़ी सी जानकारी। क्यूबा, ये दोस्तों क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों कनाडा की राजधानी भी थोड़ा याद रखिए। कनाडा, अगर आपसे पूछा है कि कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ये दोस्तों राजधानियाँ भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे कि दोस्तों अभी एक यूपी पैट की परीक्षा में पूछा गया था कि ओमान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों उसका जवाब क्या था? मस्कट। इसीलिए दोस्तों अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा। और दोस्तों क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। अगर आपसे पूछा है कैनबरा, ये किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया। काहिरा दोस्तों किसकी राजधानी? मिस्र की राजधानी, मिस्र यानी कि इजिप्ट, जहां पर दोस्तों COP 27 का आयोजन होगा, ये दोस्तों मिस्र की राजधानी है काहिरा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। और दोस्तों सारे सवाल को आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं? विली विलीज कहते हैं दोस्तों, लेकिन सॉरी दोस्तों विली विलीज नहीं कहते हैं वहाँ पर। आप ये बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? इसको भी आपको नोट करके रखना है, ये भी सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। डाउन्स, क्या दोस्तों? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स। और दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान क्या कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना, वेल्स। वेल्स, इसको भी आपको नोट करके रखना है। कोई सा भी सवाल दोस्तों आपसे पूछे, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम और कला एवं संस्कृति का बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली में, पंचायतन शैली में, चारवाक शैली में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आपसे सवाल पूछा गया है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली में बने हुए, चारबाग शैली में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद में रखना है, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कौन सी? पंचायतन शैली। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों द्रविड़ शैली में दोस्तों कौन से? मीनाक्षी मंदिर, जैसे कि दोस्तों मीनाक्षी, अगर आपसे पूछा कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और किस शैली में ना? द्रविड़ शैली में। दोस्तों द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं वो ऐसे यूं, ये जो पिरामिड नुमा बने होते हैं द्रविड़ शैली में, पिरामिड नुमा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों चारबाग शैली, ये तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ये दोस्तों चारबाग शैली में बना हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ये दोस्तों औरंगाबाद में दोस्तों स्थित है, और इसका औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं, ये किसने बनवाया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। तो बताइए दोस्तों आज के सवाल आपको कैसे लगे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा?
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा आज का ये वीडियो। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बना कर रखें।